औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो सीएसएस पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इनरोल हैं बीएस पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पहले बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की। और लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। जब हम आईआर की डेफिनीशन पढ़ेंगे तो हम ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और डिफरेंट आस्पेक्ट से इसको पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र और जो थियोरिस्ट हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे पेश करते हैं। जैसा कि हमारे पास हंस मॉर्गन थ्यू है, तो हंस मॉर्गन थ्यू कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके मुताबिक ही डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशन एज द स्ट्रगल फॉर पावर एमॉन्ग स्टेट्स। उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, ये स्ट्रगल है पावर की स्टेट्स के दरमियान। अब यहाँ हम अगर देखें तो ये स्टेट जो है, ये स्टेट क्या है। देखें, अगर किसी कंट्री के अंदर या किसी खित्ते के अंदर अगर 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो पाए जाते हैं, देन वी कैन से दैट कि ये एक स्टेट है। सबसे पहले अगर हम देखें कि स्टेट का पहला एलिमेंट क्या है, तो स्टेट का पहला एलिमेंट ये है, एलिमेंट क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन हो। दूसरी सॉवरेंटी, कि उसकी अपनी सॉवरेंटी हो। सॉवरेंटी हकमियत, ना उसे इंटरनल और ना ही एक्सटर्नल प्रेशर हो जब वो अपने मामलात तय कर रहा हो या अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा हो। थर्ड के ऊपर टेरिटरी, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बाउंड्रीज़ फिक्स हो और उस बाउंड्रीज़ की कोई भी वायलेशन ना करे। ये तीसरा होगा टेरिटरी। और फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट, कि वहाँ बाकायदा गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हो। अगर किसी में एक भी एलिमेंट मिस है तो वी कॉन्ट से दैट दिस इज़ अ स्टेट, हम नहीं कह सकते कि ये स्टेट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें सब कॉन्टिनेंट के अंदर पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी, टेरिटरी भी थी, लेकिन सॉवरेंटी नहीं थी, तो इसलिए हम उसको स्टेट नहीं कह सकते थे। और वहाँ जो स्टेट्स का ज़िक्र किया जाता है वो एक मिस गाइड किया जाता है। अक्सर बुक्स में वहाँ लिखा होता है कि जी हैदराबाद स्टेट था, और ये हम वो स्टेट नहीं थे, वो अंडर ब्रिटिश के ही काम कर रहे थे। तो हंस मॉर्गन थ्यू के मुताबिक आयर क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर अमॉन्ग द स्टेट है। मींस कि ये आयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल वो करता है, इंसिस्ट करता है, वो पावर के ऊपर ही करता है। वर्ल्ड्स हैं, वर्ल्ड्स नोन फॉर दिस थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म, के वर्ल्ड्स एक बहुत ही मशहूर नाम है, जो आयर के स्टूडेंट्स हैं वो इसको बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो अब उसके मुताबिक जो वो फोकस करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमॉन्ग स्टेट एज ए की फैक्टर अंडरस्टैंडिंग, कि वो कहते हैं कि जी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है स्टेट्स के दरमियान, ये एक की फैक्टर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं जो आगे जाके हम इसको कवर करेंगे। फ़िलहाल हम इनकी डेफिनेशंस को जस्ट देख रहे हैं, फिर आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम इसका प्रॉपर एक एक पॉइंट जो है इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो ये आपके पास आयर की डेफिनेशन आ गई। आप इनमें से कोई 2 डेफिनेशन अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लें, तो बस आपके लिए ये काफ़ी है लिखने के लिए। आगे चलते हैं, तो ये डेफिनेशंस हैं, आप इनको पढ़ लें। अब दूसरे में अगर हम देखें कि जो आयर का, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ओरिजिन है ये क्या है, ये कैसे जो है वजूद में आया।
as an academic discipline can be traced back to various historical events and intellectual developments। कि अगर हम इसके ओरिजिन को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कुछ इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, जिन इवेंट से हमें पता चलेगा कि आईआर इंटरनेशनल रिलेशन कैसे वजूद में आया। तो इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें तो पहला पहला जो ओरिजिन है इसका वो है पीस ऑफ वेस्टफेलिया। अब ये इसको अमूमन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी कहा जाता है और इसको पीस ऑफ वेस्टफेलिया भी कहा जाता है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये बेसिकली एक 30 ईयर वार थी, एक 30 साला जंग थी जो कि दो ग्रुप्स के दरमियान होती है। ये वार 1818 के अंदर स्टार्ट होती है और ये 1848 के अंदर ये वार क्या होती है, ख़त्म होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। और इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में दो ग्रुप्स फाइट कर रहे होते हैं। एक ग्रुप होता है कैथोलिक और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट। ये दो ग्रुप्स आपस में फ़ाइट करते हैं और इस 30 साल की जंग में इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि आखिरकार उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसको हिस्ट्री के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का नाम दिया जाता है। और इस ट्रीटी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स सामने रखे जाते हैं जिनमें आज़ाद रियासतें होती हैं, उनको बुलाकर कुछ साइन करवाए जाते हैं और कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं कि हर एक दूसरी रियासत की सॉवरेंटी का, बाउंड्री का ख्याल रखना होगा। क्योंकि उससे पहले तो ना एक एक्सपेंशनिस्ट थी ना, कि एक से दूसरी जगह मूव करना, फ़ाइट करना, कब्ज़ा करना। लेकिन ये ट्रीटी आके ना कुछ रूल्स देती है, जिसके बाद में उन रूल्स के आने के बाद एक स्टेट सिस्टम, मॉडर्न स्टेट सिस्टम वजूद में आता है। ठीक है, तो वो जो 4 एलिमेंट हमने ऊपर पढ़े थे, वो हमें 4 एलिमेंट्स इस ट्रीटी के बाद ही मिलते हैं, जो कि ये ट्रीटी साइन होती है। अच्छा जी, ये 30 ईयर वार थी जो कि ट्रीटी आखिर में ये एक ट्रीटी हुई वेस्टफेलिया, उसमें ये वार ख़त्म हुई। तो हमें एक बाउंड्री मिल गई, एक स्ट्रक्चर मिल गया पहला पहला स्टेट सिस्टम का, जो इस ट्रीटी के बाद जो है वजूद में आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास इनलाइटमेंट एरा। अब इनलाइटमेंट एरा क्या है? ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो कि 7 से 18 जो हमारी सेंचुरी है उसमें ये स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इस मूवमेंट में क्या होता है, इस मूवमेंट में कुछ ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है जो कि ट्रेडिशनल से हट के होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर होते हैं, इंडिविजुअलिज़म के ऊपर होते हैं। और इसमें नए नए थिंकर्स हमें देखने को इस इनलाइटमेंट एरा में मिलते हैं, जिस तरह रोसो हो गया, मोंटेस्की हो गया। बहुत सारे इस एरा के अंदर फ़िलासफ़र्स आते हैं। अब जब हम इस एरा की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फ़िलासफ़र्स आते हैं और वो एक ग्राउंड वर्क की फाउंडेशन रखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक ग्राउंड वर्क है उसकी एक बाकायदा वो एक फाउंडेशन रखते हैं। इस एरा में बहुत सारे थिंकर्स पैदा होते हैं जो राइट्स की बात करते हैं, जो ह्यूमन की बात करते हैं। तो ये एक इनलाइटमेंट एरा भी एक इसके इस सिस्टम में आता है कि ये भी एक हिस्सा था इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, जिसने एक रोल प्ले किया। उसके बाद थर्ड के ऊपर अगर हम देखें तो कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना क्या है कि नेपोलियन वार होती है। उस नेपोलियन वार के बाद ये एक पीस ट्रीटी है। एक ऐसा समझ लें कि ये एक पीस ट्रीटी है जो की जाती है, जिसको कांग्रेस ऑफ वियना कहा जाता है। ये 1814 से लेकर 1815 के दरमियान ये होती है और इसमें पावर बैलेंस की बात की जाती है, बैलेंस सिस्टम की बात की जाती है। क्योंकि यूरोप जो है वो वार से थक चुका था, तो वो एक ऐसी ट्रीटी चाहता था कि एक ऐसी ट्रीटी हो जिसमें बैलेंस ऑफ पावर की सिस्टम हो।
जिसमें डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन की बात हो, वार की बात ना हो, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की बात हो। अब देखें ना, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी अब हमें जो डिप्लोमेसी मिलती है वो बेसिकली डिप्लोमेसी वो ट्रीटीज़ जो इससे पहले हुई हैं, एक इन वार्स के नतीजे में जो ट्रीटीज़ हुई हैं, उन ट्रीटीज़ में ही हमें ये चीज़ें उनकी फाउंडेशन हमें इनसे ही मिलती है, जो हम पिछले पैक्ट जो हैं ये पढ़ते हैं। इसी तरह हम अगर देखें तो इंटरवर पीरियड वार वन के बाद जो रियलिस्टिक थ्योरीज थी, जिन्होंने पावर की बात की, उन्होंने भी एक रोल प्ले किया आईआर के अंदर और बताया कि पावर हर चीज़ है, ये पावर की बात हुई। फिर इसी तरह हम देखें तो कोल्ड वार कोल्ड वार का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसने इंटरनेशनल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में बड़ा ही रोल प्ले किया, जिसमें आईआर मज़ीद ब्रॉड होता गया, जैसे यूएन हो गया और इस तरह की जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड वार टू के बाद, क्योंकि हमारे पास जो वर्ल्ड वार वन है ना जी, वो 1814 से 1818 तक होती है। फिर उसके बाद 1839 से 1845 तक हमारे पास वर्ल्ड वार टू होती है। ठीक है, इस वर्ल्ड वार टू के बाद भी बहुत सारी चेंजेस आई, ताकि आने वाले जो टाइम है उसमें मज़ीद वार से बचा जाए, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वजूद में आई और उन्होंने भी एक इंटरनेशनल रिलेशन की बुनियाद रखी और एक रोल जो है वो प्ले किया। इसी तरह एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका भी एक रोल है। जैसे कि यूरोपीय यूनियन को देख लें, यूएन को देख लें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन का वो डायनामिक है। डायनामिक से मुराद कि वो चेंज होता रहता है। आईआर कभी भी ऐसी फील्ड नहीं है जो स्टैटिक हो। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, आईआर कभी भी ऐसी फील्ड नहीं है कि जो स्टैटिक हो, ये डायनामिक है। ठीक है, वक्त के साथ साथ आईआर के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। तो लास्ट में इसकी समरी देखते हैं। द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इमर्ज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू द नीड टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट्स। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का जो डिसिप्लिन है इमर्ज हुआ कैसे, मतलब जब वक्त उसकी ज़रूरत पड़ी कि स्टेट्स की इंटरेक्शन को मैनेज किया जाए, और वार के बाद उस वार के जो इम्पैक्ट पड़े, उन इम्पैक्ट की वजह से आईआर का सब्जेक्ट वजूद में आया, ताकि आने वाले वक्तों में मज़ीद जो इंटरनेशनल लॉ है इसको मजबूत किया जाए, और जो नेचर है ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो चेंज हो रही है इस पे काम किया जाए, और इकोनॉमी पे काम किया जाए, और जो है टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। तो ये देयर आर मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जिंग दिस सब्जेक्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ लेके आऊँ। थैंक यू।